नमस्कार। लोकतंत्र, लोकशाही, चंद्रकांत भी बट अमेरिका से, वो भी एक लोकशाही भारत की जहाँ में रहा, और ये लोकशाही अमेरिका, यहाँ मैं अमेरिकन बना, NRI बना। कभी सोचता हूँ कि एक आर्टिकल्स, मैंने 2 आर्टिकल्स पढ़े अलग अलग विकास के नाम के। उसमें प्रोफेसर हेमंत कुमार शाह, जो बड़े अच्छे इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैं, तो उसने जो आर्टिकल्स लिखा उसमें विकास के निर्णय लोग करें। अगर विकास के निर्णय लोग करें वही सच्ची लोकशाही है। उसे लोकशाही कहते हैं, उसको लोकतंत्र कहते हैं। कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित सेवाग्राम आश्रम के पास सर्व सेवा संघ द्वारा आयोजित शांति सेना राष्ट्रीय शिक्षण शिविर में देश के 11 राज्यों से आए हुए 58 नागरिकों के समक्ष आज भारत की आर्थिक स्थिति एवं संभवित उपाय गांधी विचार के परिप्रेक्ष्य में विषय पर बात की। गांधी जी उस जमाने के अनुरूप उसने जो सोचा वो चरखा चलाए, वो आश्रम में लोगों को, हरिजनों को रखा। वो वक्त, वो विचार और आज के विचार में आज की सत्ता में बैठे लोगों ने परिवर्तन कर दिया है। उसका मुख्य मुद्दा जो व्याख्यान था कि भारत का विकास हुआ है, लेकिन सभी 140 करोड़ लोगों का विकास नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि हमने लोगों को विकास के बारे में निर्णय करने नहीं दिया। दूसरा, महात्मा गांधी के लिए विकास का मायना था हर एक व्यक्ति का स्वराज, सिर्फ देश की आज़ादी नहीं। उन्होंने वही अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा है। अगर 5, 10, 15, 50 इंडस्ट्रियलिस्ट एक और 80% प्रॉपर्टी भारत की हड़प करके बैठ जाए और 20% में 140 करोड़ आ जाए तो क्या होगा। गांधी चाहते थे कि सर्वोदय, लेकिन अभी इस देश में सरकार खुद कह रही है कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं जिनको मुफ्त में अनाज देने की आवश्यकता है। क्यों देना पड़ता है? ये अमेरिका भी है, यहाँ भी गरीब है, लेकिन गरीबों को फुल स्टैम्प दिया जाता है, बिलो इनकम, बिलो पॉवर्टी लाइन्स होता है। तो चौथा, समाज के अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखना गांधी विचार है। यही काम सरकार को करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार चुनी हुई होती है। शिक्षण, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये सरकार को सॉल्व करने के, प्रजा को सॉल्व नहीं करती है। महंगाई, वो किसको कंट्रोल करने, सरकार को कंट्रोल करने के हैं। वो इंसानों को, भारत की प्रजा को नहीं करने। भारत का संविधान कहता है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि कम लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति जमा न हो, लेकिन देश के बहुत कम लोगों के पास बहुत संपत्ति का एकत्रीकरण हुआ है। छठा जो मुद्दा थे, महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देकर कहा कि लोगों को कमाने की आज़ादी हो, लेकिन वे अपनी संपत्ति के मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी बनेंगे और अपनी संपत्ति का खर्च लोगों के कल्याण के लिए करेंगे। अगर वे खुद यह काम न कर तो सरकार कानूनन उनकी संपत्ति लेकर देश के लोगों के कल्याण में उसे इस्तेमाल करे। सातवें, गांधी राज्यवादी थे। राज्य हिंसा का प्रतीक है, इसलिए वे चाहते थे कि राज्य कम से कम हस्तक्षेप लोगों की जिंदगी में करे, तभी लोगों का स्वराज होगा। मेक इन इंडिया स्वदेशी नहीं है, आत्मनिर्भरता भी नहीं है। इसमें तो विदेशी कंपनियों को बुलाकर देश में उत्पादन किया जाता है। आज देश में करीब
5,200 से ज़्यादा विदेशी कंपनियां उत्पादन का काम कर रही हैं और करीब 11,200 विदेशी कंपनियों ने शेयर बाजार में निवेश किया है। यह गांधी का भारत कभी नहीं हो सकता। भारत विदेशी कंपनियों को बुलाकर शस्त्रों का उत्पादन करता है और शस्त्रों की निर्यात करने लगा है। यह शस्त्रों की नहीं लेकिन अशांति एवं युद्धों की निर्यात है, क्योंकि गांधी अहिंसा में मानते थे, उसका सिद्धांत अहिंसा था। और अगर आप शस्त्र उत्पादन करके दुनिया के देशों को बेचेंगे तो शायद आप हिंसा को सपोर्ट करते हैं, अहिंसा को नहीं। आज जो दुनिया में हो रहा है, इजराइल और पैलेस्टाइन, जो यूक्रेन और रशिया और कितने सारे, अभी पाकिस्तान और इंडिया, कितने सारे देशों में जो हो रहा है, वो एक प्रकार की हिंसा है। वो लोकशाही को कचड़ने की कवायद है, ऐसा मेरा मानना है। ये 5/8/2025 का जो लेख था, मैंने उसमें से आपको जो अच्छा लगा आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश है। और उसके ही सामने वही गुजरात है कि ये गुजरात में लोग अपने आप किस तरह आगे आकर काम करते हैं। आज जो गुजरात, मैं हर वक्त कहता हूँ कि गुजरात का शेयर बाजार, गुजरात की ज़मीनें, गुजरात का हॉस्पिटल्स, गुजरात की शैक्षणिक संस्थाएं, कॉलेजें और गुजरात की बैंक, ये सब जो मजबूत हैं, वो सिर्फ और सिर्फ NRI, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, USA, चीन, ब्रिटेन, अफ्रीका, ये सब देशों में गए हुए गुजराती लोग जो अब जो रुपया रोज बेचते हैं, उसकी वजह से आज गुजरात दिखाई देता है। लेकिन वो गुजरात की सड़कें टूटी हुई, गुजरात में दारू बिकता है, वो सरकार को नहीं दिखता है। इसे हम कैसे विकास कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात करता हूँ गुजरात की नीतूबेन पटेल, तो उसने 2024 में भारत के सबसे अमीर किसान का खिताब, रिचेस्ट फार्मर इन इंडिया, जीता है। उन्होंने जैविक खेती और स्थायी कृषि तकनीकों का उपयोग करके आज जो भी भारत में 1947 में हम इंपोर्ट करते थे 33 करोड़ की प्रजा में, आज 140 करोड़ की प्रजा के बावजूद जो एग्रीकल्चर में साइंटिफिक रिसर्च, संशोधन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशंस हुआ, वाइट रिवॉल्यूशंस हुआ, उसकी वजह से आज आप 80 करोड़ लोगों को अनाज दे सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ नीतूबेन, जिन्होंने जैविक खेती और स्थायी कृषि तकनीकों का उपयोग करके 100 करोड़ रुपए की संपत्ति एक साल में कमाई। नीतूबेन सजीवन लाइव प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर भी हैं, जो प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती हैं। नीतूबेन पटेल को साल 2024 के बिलियनर फार्मर्स ऑफ इंडिया MFOI अवार्ड में भारत की सबसे अमीर किसान का खिताब दिया गया। वह यह सम्मान पाने वाली पहली महिला है। अमृत कृषि और जादुई मिट्टी उनकी कृषि तकनीकी वो दो खास उदाहरण हैं। उनमें अमृत कृषि, जिसे नेक्टर फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्थायी कृषि नज़रिया है जो प्राकृतिक तरीकों से मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल की पैदावार बढ़ाने पर केंद्रित है। वही कृषि में जादुई या मैजिकल मिट्टी संवर्धन विधियों का उपयोग करने वाली तकनीक है, जैसे कि नीतूबेन द्वारा डेवलप विधियाँ, जिनका उपयोग बेहतर मिट्टी बनाने और पैदावार बनाने में करती है। नीतूबेन पटेल सब्जियों और फलों समेत कई तरह की ऑर्गेनिक फसलें उगाती है और डेयरी फार्मिंग पर भी ध्यान देती हैं। सरसों का तेल, घी और खपली गेहूँ जैसी उनकी वस्तुएं ऑनलाइन भी बेची जाती हैं। उन्हें औषधीय पौधों की भी गहरी समझ है। 20 सालों में बनाया गया उनका फार्म इतना सुव्यवस्थित और ऑटोनमस
खुद देखभाल करने वाला लायक है कि यह बिना किसी व्यक्ति के 2 दशकों तक अपने आप चल सकता है। और नीतूबेन सजीवन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर है। ये संस्था प्राकृतिक खेती और ग्रामीण विकास के प्रचार प्रसार पर फोकस करने वाली एक NGO है। इनकी इस पहल से पूरे गुजरात में बदलाव आया है। सजीवन के साथ केवल 45 दिनों में 84 किसान उत्पादन संगठन FPO रजिस्टर हुए थे। ये FPO में न केवल किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें टिकाऊ और किफ़ायती खेती के तरीकों की भी जानकारी देती हैं। नीतूबेन की सजीवन फाउंडेशन एक ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर्सनल हेल्थ केयर, फूड आइटम्स और खेती से जुड़े खास प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और नीतूबेन की संस्था प्लास्टिक को कम करने के लिए 10,000 सूती थैलियाँ देती है, हर साल पेड़ लगाने का आयोजन करती हैं और 10,000 से अधिक किसानों की कीटनाशक मुक्ति जैविक खेती के बारे में शिक्षित करते हैं। तो ये है भारत की शान, ये है गुजरात की शान, ये है सच्चे देशभक्त, ये है जो आपका जय किसान जय जवान का सूत्र साबित करने वाली औरत। यह है गुजरात, यह है गुजराती, और इनको मैं सलाम करता हूँ। आज जो भी हो रहा है, देश की लोकशाही बचाने का काम आपका है, मेरा नहीं है। मैं किसी व्यक्ति को पक्ष के विरुद्ध में बात नहीं करता हूँ, लेकिन आज जिस तरह से गुजरात में 30 साल में शिक्षण को खत्म कर दिया गया है, निराधार कर दिया है, और 11 साल में भारत की इकोनॉमी में जिस तरह खत्म करने का काम किया है, शायद क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं बैंकर हूँ, बैंक में MD था, मुझे पता चलता है कि क्या हो रहा है। मैं तो आपको आगाह करता हूँ। मुझे कोई भी पक्ष आए उसमें कोई रस नहीं है। मुझे रस है गुजरात, देश, उनके युवाओं को किस तरह लोगों को महंगाई कम हो, रोजगारी मिले, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं सस्ती अच्छी मुफ्त मिले। इसलिए मैं आपके बारे में बात करता हूँ। बाकी न तो मैं 82 साल का इंसान, न तो कोई हुद्दा चाहिए, न तो कोई पक्ष का मैं इंसान हूँ। मैं एक सिर्फ बालक हूँ, और इसके लिए क्षमा करना। आपको मेरे बारे में जो गलतफहमी हो वो आपको निकाल देनी चाहिए कि आई एम नॉट doing any critics for anyone, but I am giving you the right way how to approach the society, how to work with the society, and how the India can grow. The people can easily work in a democracy. That is my intentions of the life.